नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय सिया राम, जय हनुमान। तो आज प्रभु का नाम लेते हुए हम आज प्राचीन इतिहास की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। जैसे मैंने यूपी स्पेशल पढ़ाया पूरा, उसी प्रकार हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। बस अंतर ये है कि ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा और इसका फ़ायदा ये है कि आपको कंटेंट ज़्यादा मिलेगा और ये लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि मैं पूरी हिस्ट्री ख़त्म ना कर दूँ। तो इसीलिए उम्मीद है कि आप मेरे इस लेक्चर को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज प्राचीन इतिहास की शुरुआत करते हैं। हालांकि मैंने बहुत पहले कहा था कि इतिहास के पन्नों पर वर्तमान के दर्शन होते हैं। इतिहास है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसके हर एक कहानी, हर एक पन्ने पर हमारे आसपास के परिवेश और उसमें होने वाली घटनाओं को दिखाया गया है। हम अतीत में जाकर के वर्तमान में होने वाली गलतियों को सुधारने का मौका पाते हैं। यही इतिहास है। तो इसे आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़ें, परीक्षा के रूप में पढ़ें और साथ में अनुभव के रूप में भी पढ़ें, तब ये सब्जेक्ट ज़्यादा समझ में आता है। हम टाइम मशीन से पीछे नहीं जा सकते, लेकिन इतिहास के पन्नों से हम अतीत में जा सकते हैं। और आज आप देखेंगे घटनाएं, कहानियां आज भी वैसी ही घट रही हैं, आज भी वही रंगमंच है। बस अंतर यह है कि पात्र बदल चुके हैं, वरना आज भी साम दंड भेद चल रहे हैं। तो इतिहास हमें दिखाता है कि हमने कौन सी गलतियां की और हम भविष्य में उस गलती को दोहराने का प्रयास ना करें। फिलहाल अब इसके बाद हम ये टॉपिक पे आते हैं। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा मेरा लेक्चर इंट्रोडक्शन का है। आपको पीपीटी भी मिलेंगी, ठीक है। आप ध्यान से सुनेंगे और नोट करते चलेंगे, क्योंकि मेरे लेक्चर में नोट करना आपको आवश्यक है। क्लास के तरीके से पढ़ेंगे। जहां कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, या मैं आपके लिए अवेलेबल हूं कोचिंग में, आप आके मिल सकते हैं। चलिए, तो मैं इसरो टीम की तरफ से शुरुआत करता हूं प्राचीन इतिहास की क्लासेस, और उम्मीद है कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे जैसे पहले किया गया था, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा अस्तित्व है। योर सपोर्ट इज आवर एग्जिस्टेंस। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास से। मैं प्राचीन से शुरू करूंगा और मॉडर्न तक जाऊंगा। क्लासेस लंबी होंगी, चाहे जितना समय लग जाए। इसी तरह मैं एक सतत गति से आपके सामने आता रहूंगा, और जब तक इतिहास ना खत्म हो जाए तब तक मैं कोई अन्य विषय नहीं शुरू करूंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मेहनत से लगे रहते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास। है बड़ा जटिल, तथ्यों से भरा पड़ा, इसको याद करने में कठिनाइयां होती हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको सारे महत्वपूर्ण तथ्य याद कराऊं, और जहां तक मेरा प्रयास, देखिए इतिहास में कोई संपूर्ण नहीं हो सकता। इतिहास में आप अतीत भले बोलते हैं, लेकिन अतीत में इतनी सारे तथ्य हैं, रहस्य छिपे हैं कि आप जब गहराई में जाते हो तो अंत ही नहीं मिलता है। तो हमें गहराई में उतरना है, लेकिन वहां तक जहां तक हमारी परीक्षा आवश्यक है। परीक्षा की दृष्टि से अनुभव तो आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। कहीं ना कहीं आप ऐसी घटनाएं पाओगे जहां से आप खुद को जोड़ सकते हो, कहीं कहीं आप तथ्य पाओगे। तो इतिहास है, काफी बड़ा है, विस्तृत है। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं प्राचीन इतिहास से। तो ये आपके सामने है, और अब हम शुरुआत करेंगे। देखिए प्राचीन इतिहास क्या है, तो हम समझने के पहले थोड़ा चलेंगे। इतिहास का एक सामान्य सा क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? आप सबको पता है कि इतिहास का जो जनक है वो कहा जाता है हेरोडोटस। आपके सामने है, इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। ये इतिहास के जनक माने जाते हैं। सवाल ये थे कौन, कहां के थे, मैं बताता हूं। देखिए, इतिहास शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी शब्द हिस्टोरिया से हुआ है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से हुई है, और इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को माना जाता है, क्योंकि हम इन्हीं को इतिहास का पिता कहते हैं, हेरोडोटस। सवाल है, सर ये कौन थे हेरोडोटस, कब आए थे, किसके समय में थे, उस समय भारत की स्थिति क्या थी? तो थोड़ा बहुत हम हेरोडोटस के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें हेरोडोटस की, तो आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा पीछे, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भारत में सबसे पहले कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ था, तो आप कहेंगे सर भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों का। ईरान में एक हखमनी साम्राज्य था, ध्यान रखेंगे, ईरान में हखमनी साम्राज्य था। हखमनी साम्राज्य के
हकमनी साम्राज्य के साइरस द्वितीय ने, साइरस सेकेंड ने जो है भारत पर पहली बार असफल आक्रमण किया था। असफल कहां के थे ये? ईरान के। ईरान के हकमनी साम्राज्य के साइरस सेकेंड ने भारत में पहली बार असफल आक्रमण किया, और इसी ईरान के हकमनी अंपायर के दूसरे आक्रमणकारी आए थे, उनका नाम था डेरियस प्रथम। क्या नाम था? डेरियस प्रथम। इट मीन्स द हकमनी अंपायर वॉज द फर्स्ट अंपायर हु अटैक्ड ऑन इंडिया, एंड साइरस सेकेंड वॉज द फर्स्ट हकमनी किंग who attacked on India, but his attempt was unsuccessful. That's why after that Darius first, who is also known as दारा प्रथम, मतलब इसके बाद दारा प्रथम, जिसे हम डेरियस प्रथम कहते हैं, उसने अटैक किया था। कब किया था? 516 बीसी में। बीसी मतलब ईसा पूर्व। डेरियस प्रथम का आक्रमण हुआ था। सबसे पहला सफल आक्रमण ईरानियों में डेरियस प्रथम का हुआ था, और इसने गांधार पर कब्जा कर लिया था। गांधार, गांधार वही महाजनपद, गांधार पे कब्जा कर लिया था। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा गांधार कहां पर है। 16 महाजनपदों में से एक था, तो इसने गांधार पे कब्जा किया, और गांधार पर कब्जा करने के बाद भारत का कुछ हिस्सा ईरान के हकमनी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। यानी कि इसी गांधार पे कब्जा किया डेरियस प्रथम ने, और भारत का हिस्सा ईरानी साम्राज्य का हिस्सा हो गया। अब देखिए कहानी क्या है। मैं बस आपको यह समझा रहा हूं कि हेरोडोटस कहां से आया, कि किसके समय में था। तो इस प्रकार आपने देखा कि 516 बीसी में सबसे पहला विदेशी आक्रमण भारत पे हुआ था, और ईरान के शासक डेरियस प्रथम था जिसने अटैक किया और गांधार तक कब्जा कर लिया। इसके बाद एक इसी हकमनी साम्राज्य में एक और राजा हुआ था, जिसका नाम मैं ले दूं, जिसका नाम था, ये देखिए इंग्लिश में बोल चुका, जिसका नाम था जर्गजीज। जर्गजीज था। जर्गजीज का समय 486 से 465 बीसी तक है। यानी डेरियस प्रथम के बाद इसी हकमनी साम्राज्य में एक राजा और आया जिसका नाम था जर्गजीज। इसका समय 486 से 465 बीसी है, और इसी जर्गजीज के समकालिक था हेरोडोटस। यानी हेरोडोटस वॉज द कंटेम्पोररी ऑफ जर्गजीज। उसी के समय में था, और उसी के समय में इतिहास, और इसी के समय में यानी जर्गजीज का समय था, जो कि डेरियस प्रथम के बाद ईरानी साम्राज्य का शासक बना था। उसी जर्गजीज के समय में आपके हेरोडोटस ने इतिहास लिखने की परंपरा शुरू की, और उसने सबसे पहले अपने इतिहास का विषय बनाया पेलोपोनेशियन युद्ध को। किसको बनाया? पेलोपोनेशियन युद्ध को। कहोगे सर यह है क्या? पेलोपोनेशियन युद्ध जो है, आप ये ध्यान देंगे, इंग्लिश में समझेंगे, ये पेलोपोनेशियन युद्ध जो है ये 431 से लेकर के 404 बीसी के बीच एथेंस और स्पार्टा के बीच बड़ा भयंकर युद्ध है। इसी युद्ध के इतिहास को हेरोडोटस ने पहली बार लिखा, और यहीं से उसने इतिहास लिखने की परंपरा शुरू की। ठीक है, तो उसने अपने इतिहास का विषय बनाया था पेलोपोनेशियन युद्ध को, जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। तो इसी तरह हेरोडोटस ने इतिहास लिखने की परंपरा शुरू की। इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 483 में, और यह मरा 425 में। यानी उस समय ईरान में जर्गजीज का शासन था, और उस समय भारत का बहुत बड़ा हिस्सा ईरानी साम्राज्य का हिस्सा था। तभी तो इसी हेरोडोटस ने क्या लिखा है? इसी हेरोडोटस ने लिखा है ईरान के 28 प्रांतों में से भारत 20वां प्रांत था। यानी ईरान के 28 प्रांतों में से, ये हेरोडोटस भाई साहब लिखते हैं कि ईरान के 28 प्रांतों में से भारत 20वां प्रांत था, और हकमनी साम्राज्य जो कि ईरान में था, इसके संपूर्ण राजस्व का 1/3 हिस्सा भारत से जाता था। यानी ईरानी साम्राज्य के कुल राजस्व, यानी ईरानी साम्राज्य के टोटल रेवेन्यू का 1/3 पार्ट इंडिया से जाता था।
इन्होंने लिखा, हेरोडोटस ने, इसने लिखा है देयर वर 28 प्रोविंस अंडर ईरानियन अंपायर बट इंडिया वॉज द 20th प्रोविंस एंड 1/3 ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ ईरानी अंपायर वॉज गेन्ड बाय द इंडिया। टोटल ईरानी साम्राज्य का 1/3 राजस्व इंडिया से जाता था। हेरोडोटस ने यह बताया। तो मैंने थोड़ा सा आपको बात बताई है कि हेरोडोटस ने कैसे क्या किया, क्या शुरू किया, किसके समय का था। तो यहां आप मेन पॉइंट क्या रखेंगे, क्योंकि मैंने ये सब बातें और आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तो इंट्रोडक्शन है। तो थोड़ा सा मैंने हेरोडोटस का जिक्र दिया। ये जो है यूनान के थे। तो अब सवाल, हेरोडोटस किसके समकालिक थे? जरगजीज के। जरगजीज कौन था? ये वही है जो डेरियस प्रथम के बाद ईरानी साम्राज्य का शासक बना था। डेरियस प्रथम वही है जो ईरान के थे, भारत में पहली बार अटैक किया था और गांधार पर कब्जा कर लिया था, जो कि एक महाजनपद था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा गांधार कहां पर है और उसकी राजधानी क्या थी। चलिए, अभी तो शुरुआत है इतिहास की। तो मैंने थोड़ा सा हेरोडोटस के बारे में बताया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम इतिहास की बात करें तो इतिहास, चूंकि आज इंट्रोडक्शन है इसलिए ध्यान से सुनिएगा। इतिहास की मैं बात करूं तो इतिहास आप देखेंगे कि ये जो हमारा इतिहास है, लिपियों के आधार पे हमने इसको 3 पार्ट में बांटा है। यानी अगर हम लिपि की बात करें तो हम पूरे इतिहास को लिपि के आधार पर 3 आधार पे बांटते हैं। यानी इतिहास का जो विभाजन होता है वो 3 प्रकार से किया गया है। इतिहास का विभाजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। तो किसके आधार पे भाई? लिपियों के आधार पे। इतिहास का विभाजन लिपियों के आधार पे। तो अब हम देखेंगे इतिहास का विभाजन कितने कितने काल में हुआ, ध्यान रखेंगे। सामान्यतः लिपियों के आधार पे इतिहास को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। वी डिवाइड द हिस्ट्री इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट, पहला प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। दूसरा है आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल, जिसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा है इतिहास, हिस्ट्री, या ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं, हिस्ट्री। अब जरा समझेंगे ये विभाजन किस आधार पे हुआ है। ये वो चीज है जो आपको पता है, बस मैं शुरुआत कर रहा हूं। प्रागैतिहासिक काल वो कहते हैं जिसमें लोगों को लिखने पढ़ने की कोई जानकारी नहीं थी, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही हैं, कुछ पुरातात्विक सामग्री मिली है जिसके आधार पर हमने इस काल का अनुमान लगाया है। ठीक है, पुरातात्विक सामग्री के आधार पर। जैसे मैं कहूं प्राचीन मानव के साथ छाप को, जैसे भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका गुफा में आप देखेंगे कि उसके दीवारों पर चित्र बनाए गए थे। उस आधार पे हम लोग ने पता लगाया कि भैया स्टोन एज में, पाषाण काल में लोग कैसे रहते होंगे। तो ये वो समय है जिसमें लोगों को यानी कि कौन सा? प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक। इसमें लोगों को रिटन यानी लिखने और पढ़ने का कोई ज्ञान नहीं था, मतलब कोई लिपि ही नहीं थी। पीपुल वर अनअवेयर अबाउट द राइटिंग एंड रीडिंग, मतलब एक तरह से अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टोन एज। स्टोन एज, पाषाण काल, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री जिसमें लोगों को लिखना पढ़ने की जानकारी नहीं थी, हम बस पुरातात्विक सामग्री से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम इसका पता लगाते हैं। देयर इज नो रिटन एविडेंस अबाउट प्री हिस्ट्री एज बिकॉज पीपल वर टोटली अनअवेयर अबाउट राइटिंग एंड रीडिंग्स। दे वर पासिंग ए अनसिविलाइज्ड पैटर्न ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल स्टोन एज, पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक क्या है? आद्य ऐतिहासिक वो है जिसमें लिपि थी, लिखने पढ़ने का लोगों को ज्ञान था, लिखने पढ़ने का लोगों को ज्ञान था, लिखना पढ़ना जानते थे। पीपुल वर अवेयर अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग, बट प्रेजेंट डे हिस्टोरियन कुड नॉट
एक्सप्लेन इट, मतलब लोग लिखना पढ़ना जानते थे लेकिन वर्तमान में हम उस लिपि को समझ नहीं पा रहे। उनके समय की बात रही होगी। जैसे सिंधु सभ्यता है, उसको हम लोग कहते हैं चित्रात्मक लिपि है, वास्त्रोभेदन है, गौ मूर्तिका है, जो आगे पढ़ेंगे। हम उसको बस देख सकते हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रोटो हिस्ट्री जिसमें रिटन एविडेंस भी है, लोग लिखना पढ़ना भी जानते थे। जैसे आप पढ़ोगे सिंधु सभ्यता में महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिले हैं, तो मतलब लोग लिखना पढ़ना जानते होंगे। लेकिन हमारी लिपियां या और उनकी लिपियां बहुत अलग थीं, अलग हैं। हम उनकी लिपियों को समझ नहीं पा रहे। तो ऐसा इतिहास जिसका रिटन एविडेंस है, जिस समय के लोग पढ़ना लिखना जानते थे लेकिन हम उनके एविडेंस को पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहोगे सर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आप जानते हो, दो ही एग्जाम्पल हैं। एक है सिंधु सभ्यता, एक है सिंधु सभ्यता, एक है वैदिक सभ्यता। हाँ, थोड़ा सा इसमें आप लोग को डाउट होगा कि सर वैदिक सभ्यता को इसमें क्यों रखा जाता है, बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, हालांकि ये एग्जाम क्वेश्चन बड़ा पुराना है, कि प्रोटो हिस्ट्री यानी आद्य ऐतिहासिक काल का कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप दो याद है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है। फिर उसके बाद इतिहास क्या है? ये वो काल है, ऐतिहासिक काल भी कह सकते हैं। ये वो काल है जिसमें जिसके लिखित प्रमाण भी हैं, लोग लिखना पढ़ना भी जानते हैं, और उनके लिखे पढ़े को या हम पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। जैसे मैं बात कहूं तो 600 बीसी के बाद जो महाजनपद काल आता है, मतलब आप एग्जाम्पल दे दूं, 600 बीसी के बाद से लेकर के पूरा चले जाइए अब तक, 600 बीसी के बाद से अब तक चले आइए आप, मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद से। ये सारा जो इतिहास है सब इतिहास है, क्योंकि इसका रिटन एविडेंस भी है, और जो कुछ रिटन एविडेंस है हम उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम ये जान चुके हैं कि मगध कैसे बना, मगध में कौन कौन से साम्राज्य आए, कौन कौन से राजा आए, समझ सकते हैं। लेकिन उसके पहले का बहुत दिक्कत है। तो इसीलिए जो ये 600 बीसी से अब तक है वो सब इतिहास है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इतिहास को लिपियों के आधार पर 3 कालखंड में बांटा। प्री हिस्ट्री जिसमें लिखने पढ़ने का कोई जानकारी नहीं था लोगों को, प्रोटो हिस्ट्री जिसमें लिखना पढ़ना जानते थे मगर हम उनके लिपियों को समझ नहीं सकते, ऐतिहासिक काल ये वो समय जिसमें लोग लिखना पढ़ना भी जानते और हम उनके लिपियों को, बातों को समझ चुके हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको समझा। पीपीटी भी उपलब्ध है, हालांकि मैंने इसको समझाया है, पीपीटी आपके लिए बनाई गई है। अगर आप देखना चाहें तो आप देख लेंगे, आगे पीपीटी आपको मिल जाएगी। जैसे ये देखिए, ये पूरा पाषाण काल है। तो हाँ, अब थोड़ा सा हम समझेंगे। तो मैंने क्या बताया, पाषाण काल किसका एग्जाम्पल है, ये प्री हिस्ट्री का। फिर मैंने बताया सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, प्रोटो हिस्ट्री का। वैदिक सभ्यता के बाद आपके महाजनपद काल से के बाद यानी 600 बीसी के बाद से आप जितना भी देखेंगे सब लगभग इतिहास है, जिसमें लिखित प्रमाण भी है और उनके लिखे हुए को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब जरा एक बात समझते हैं, कुछ बातों को, या पीपीटी पढ़ लीजिएगा, जो मैं बता रहा हूं वही है। ठीक। अब देखो, समझेंगे क्या समझेंगे कि देखिए, पहले मैं बात करूं थोड़ा सा पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल, पाषाण काल आप जानते हो, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोन एज। स्टोन एज। और ये जो स्टोन एज है ये किसका एग्जाम्पल है, प्री हिस्ट्री का। किसका, प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे, ये प्री हिस्ट्री का एग्जाम्पल है। तो देखो, स्टोन एज को हमने जो है आमतौर पर, ध्यान रखेंगे, स्टोन एज को हमने 3 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है, 3 पार्ट में बांटा है। समझेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। 3 पार्ट में बांटा। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो क्या, पैलियोलिथिक एज। उसके बाद आएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसे आप कह सकते हो मिसोलिथिक एज।
मिसोलिथिक एज, उसके बाद आएगा नवपाषाण काल, जिसे आप कहते हो नियोलिथिक एज। ये देखो, ये जब आप इसके समय को पता करोगे तो समय को लेकर के इतिहासकारों में बहुत सारे टाइम दिए गए हैं, लेकिन एक अनुमान की बात करें तो ये जो है 2.6 मिलियन बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक का समय है। मतलब 2.6 मिलियन बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक का समय है। कहीं कहीं 3300 लिखा होगा, तो इस समय को लेकर के परेशान मत होना। ये जो पाषाण काल का समय है ये इतिहासकारों में अलग अलग टाइम है, तो इसको लेकर आप चिंता मत कीजिएगा। हम वो समय बता रहे हैं जो लगभग सामान्य है। लगभग 2.6 मिलियन बीसी से लेकर के 3000 बीसी तक का समय ये पाषाण काल में आता है, जो पीपीटी पे हमने आपको बताया है। तो इनका भी विभाजन है जिसको समझेंगे। तो ये जो पाषाण काल है ये इस तरह से बटा, क्योंकि आपको पता है, जरा दिमाग लगाओ, 3000 बीसी के आसपास से ही सिंधु सभ्यता शुरू हो जाती है। मतलब 3000 बीसी से हम एंट्री कर जाते हैं किसमें? प्रोटो हिस्ट्री में, आद्य ऐतिहासिक से। इसीलिए 3000 बीसी के पहले जो भी इतिहास है वो सब स्टोन एज है, जिसमें आप पढ़ोगे मनुष्य ने आग जलाना कब सीखा, घर कब बनाया, पहिए का इस्तेमाल कब किया, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि इस पार्ट से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी ये भी हमारे इतिहास का हिस्सा है। इतिहास को अगर आप अनुभव से पढ़ेंगे तो याद होगा, वरना ये सब्जेक्ट भले ही लगता है अतीत का है, लेकिन अतीत में इतने ज्यादा प्रमाण और साक्ष्य हैं कि आप उन्हें वर्तमान में समेट ही नहीं सकते हो। इसीलिए इतिहास आसान लगता है, लेकिन अपने आप में उतना आसान है नहीं। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि 3000 बीसी के बाद हम एंट्री कर जाते हैं प्रोटो हिस्ट्री में, सिंधु घाटी सभ्यता। तो जरा तो ये किसका प्रमाण है भाइयों? समझ गए ना? ये प्रमाण है किसका? प्री हिस्ट्री का, प्रागैतिहासिक काल का, जिसको हमने अभी आपको बताया है। थोड़ा डिटेल में हम समझा रहे हैं, समझे रहिएगा, आराम से पढ़ेंगे। सारे चीजों को नोट करते चलना भाई, कैजुअल मत बनना, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये आप ही के लिए है। आप अगर गंभीर होगे और मैं गंभीर रहूंगा तो भविष्य का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। अभी तक जो मैंने बताया वो पीछे पीपीटी पे लिखा हुआ है, सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसको मैं मिटा देता हूं, चूंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मैं उसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अब किसकी? प्रोटो हिस्ट्री की। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है तो ध्यान रखेंगे, ताकि इतिहास की समझ बढ़ जाए, क्योंकि इतिहास में सबसे बड़ा चीज है हम किस युग से किस युग में प्रवेश कर रहे हैं, कहां क्या मिला, किसके पिता का क्या नाम था। ये इतिहास नहीं है। इतिहास उस परिवर्तन को समझने की कला है जो हुए हैं और जो हो चुके हैं। क्योंकि जब आप परिवर्तन को समझते हो तो घटनाओं को लिंक कर जाते हो। ठीक है, सिर्फ आप युद्ध का नाम रट लेंगे, कौन युद्ध कब हुआ था, ये इतिहास नहीं है। इतिहास एक संक्रमण काल है जो बताता है कि परिवर्तन जब होता है तो किस तरह की दशाएं आती हैं, परिवर्तन क्यों होता है। और इतिहास तो लौट के नहीं आता, लेकिन इतिहास का अनुभव आपके आसपास दिखेगा। आज साम्राज्य नहीं है, लेकिन लोग हैं। कहीं ना कहीं वही साम दंड भेद नीति हर जगह है, हर परिवार में है, हर देश में है। तो इतिहास कभी प्राचीन नहीं हो सकता, तथ्य प्राचीन होते हैं भाइयों, ध्यान रखना। अगर अपने घर में ध्यान दोगे तो आपको अपने घर में ही सारे प्रमाण मिल जाएंगे। देश पर ध्यान दोगे तो सारे प्रमाण, इतिहास के अनुभव आपको दिखाई देंगे। इसीलिए इतिहास को अनुभव से समझिए और पढ़िए, काल को समझिए, किस घटना से हम किस काल में प्रवेश कर रहे हैं। तथ्य तो आपको याद ही करने, तथ्य बहुत सारे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी। अब बात करते हैं नंबर 2 पे प्रोटो हिस्ट्री की। प्रोटो हिस्ट्री
प्रोटो हिस्ट्री को हम कहते हैं क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री को हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब आप जानते हो इसमें हम दो को रखते हैं, सिंधु सभ्यता, एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, और दूसरा है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। अब जरा हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता के तो बहुत सारे डेट हैं, कार्बन डेटिंग है, व्हीलर की डेटिंग है। तो आमतौर पे आप देखते हो जो हमारे व्हीलर महोदय हैं ये बताते हैं भैया कि 2500 से 1500 बीसी तक है। बीसी मतलब ईसा पूर्व। और कार्बन डेटिंग आप जाओगे तो आपको पता होगा 2300 से कितना है, 1700 बीसी। हालांकि कई डेट हैं लेकिन आमतौर पे याद ध्यान रखिए, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 3000 बीसी के आसपास से ही हम एंट्री कर जाते हैं प्रोटो हिस्ट्री में, और ये उसी के आसपास का टाइम है। आप समझ गए होंगे। तो पहले अब मैं बोल रहा हूं कि आप उस संक्रमण काल को समझिए कि हम किस से किस में प्रवेश कर रहे हैं, ट्रांजिशन पीरियड, ताकि हमें पता हो कि हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, फिर वैदिक सभ्यता आ जाती है। वैदिक सभ्यता आप जानते हो, अगर पूरा मैं बात करूं तो वैदिक सभ्यता में दो पार्ट हैं, एक ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। पूरी वैदिक सभ्यता मैं लिख दूं तो ये आपका चलेगा लगभग 1500 बीसी से 600 बीसी, यानी पूरी वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से 600 बीसी। इसी में हम ऋग्वैदिक पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम 1500 बीसी के बाद से एंट्री कर जाते हैं वैदिक सभ्यता। जरा लिंक करो, 3000 बीसी के पहले हम लोग पत्थर स्टोन एज वाले थे। उसके बाद लगभग 3000 बीसी के आसपास आते आते नगरीय सभ्यता बन गई, बहुत बड़ा परिवर्तन आया, शहरी सभ्यता आ गई, सिंधु सभ्यता। फिर एक चेंज आया 1500 बीसी के आसपास, हम ग्रामीण हो गए, वैदिक सभ्यता में चले गए। फिर अचानक 600 बीसी तक आते आते फिर भारत का उदय होगा, महाजनपद बनेंगे, उसमें राजा आएंगे, मगध आएंगे, मौर्य आएंगे, शुरू होगा एक इतिहास जो कहानी के रूप में आपके सामने आगे आएगा। लेकिन हम पहले उस परिवर्तन को समझेंगे कि हम कहां से कहां कैसे प्रवेश कर रहे हैं। अब देखो, तो इतना आप समझ गए। ठीक है, अब हम जरा चलते हैं पीपीटी पे। अब देखो, आप ध्यान देंगे, ये तो मैं बता ही चुका हूं, आप देख लीजिएगा। हाँ, अब देखो ये वाला जो समय है उत्तर वैदिक काल के बाद, इसमें जो लिखा हुआ आप समझ जाएंगे, सबका समय दिया है। उत्तर वैदिक काल के बाद लगभग 600 से लेकर के कितना, 600 से लेकर, देखो ये 600 से लेकर के आप चले जाइए कहां तक, अंत तक। अंत तक मतलब अब तक सारा इतिहास है जिसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, उनकी लिपियों को समझ सकते हैं। तो देखो, आपका मगध साम्राज्य पढ़ चुके हैं हम लोग, समझ चुके हैं, मौर्य अशोक की लिपियां पढ़ी जा चुकी हैं, ये सब हम जान चुके हैं। तो इधर वाला जो हिस्सा है वो इतिहास में आता है, ऐतिहासिक काल कह सकते हैं। ठीक है, अब समझ गए। अब जरा एक बात समझेंगे, इसी में हम कुछ और बात समझेंगे कि देखो, मैं लिख दूं कि 600 से लेकर के 712 तक, जरा ध्यान देना, 600 से लेकर के 712 तक ये पूरा एक तरह से प्राचीन इतिहास माना जाता है। इतिहास मतलब जिसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके पहले का जो इतिहास है वो प्रोटो हिस्ट्री है, उसके पहले जाओगे तो प्री हिस्ट्री है। तो 600 से 712 तक का। ठीक है, अब ध्यान दो, 712 से लेकर के कितना, मोहम्मद बिन कासिम आ जाते हैं 712 में, हर्षवर्धन जा चुका है। 712 से लेकर के अगर आप देखोगे कहां तक, 1707 तक, 712 से लेकर के 1707 तक ये पूरा मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री क्या है ये, मिडिवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री वास्तव में यहां से यहां तक 600 से 712। उसके पहले आप जाओगे प्रोटो हिस्ट्री, उसके पहले प्री हिस्ट्री, फिर 712 से 1707 से मध्यकाल है। अब इसी में
कई विभाजन होते हैं, मगर हमको सामान्य जानकारी चाहिए जो हमारे जीएस के लिए जरूरी है। इतिहास सब्जेक्ट में नहीं घुसना है कि किसने क्या कहा था, किसके अनुसार क्या क्या काल है। हम सामान्य बातें कर रहे हैं जो जीएस के तौर पर समझना है, वरना इसमें भी कई प्रकार के भाग बन जाते हैं, उस पर हमको नहीं जाना। क्योंकि जिनका सब्जेक्ट पीसीएस में होगा इतिहास, वो उस पर ज्यादा फोकस करे कि किसने क्या कहा था, किसके अनुसार क्या क्या काल है, ठीक है। लेकिन आपको जीएस के तौर पर रखना है। फिर देखिए 1707 के बाद हम लोग कहते हैं आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, वही जब औरंगजेब का क्या होता है, डेथ होता है, उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है। हालांकि इसमें भी आप समझेंगे जो पूरा हमारा 1707 के बाद का है उसको हम उत्तरवर्ती मुगल काल भी कहते हैं, लेकिन वो मुगल काल का विभाजन है। सामान्यतः आप समझेंगे तो ये विभाजन है, यानी 600 से 712 तक प्राचीन इतिहास, उसके बाद 712 से 1707 तक मध्यकालीन इतिहास, और 1707 से लेकर के पूरा आगे तक 1947 तक पूरा आधुनिक भारत है। तो जरा मैं इसको फिर ये सब पढ़ लेना भाई आप लोग, सब ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, ठीक है। अब मैं जरा फिर आपको बता दूं, तो मैंने जो ऐतिहासिक काल बताया, समझो 600 से लेकर के 712 तक क्या है भाई, फिर बोलता हूं प्राचीन इतिहास। इतिहास इसके पहले प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है, ठीक है, वो सभी सा। फिर आप देखोगे 712 से 1707 तक मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास यानी कि मिडिल हिस्ट्री। उसके बाद 1707 के बाद से शुरू हो जाता है आपका क्या, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आज आपको इतिहास का, ठीक है। ज्यादा समय इसमें मैं नहीं लिया। तो आपको समझना है कि मैं बता दूं भारत का निर्माण कैसे हुआ, यह समझना है। प्री हिस्ट्री से आते आते पहुंचेंगे प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री के बाद आएगा आपका वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में कैसे होगा ये ऋग्वैदिक काल, भाई प्री हिस्ट्री से प्रोटो हिस्ट्री यानी सिंधु सभ्यता, और प्रोटो हिस्ट्री में ही आता है वैदिक काल और सिंधु सभ्यता। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आपको पता पूरा वैदिक काल 1500 बीसी से 600 बीसी तक है, और उसी ऋग्वैदिक काल से ही हम क्या देखते हैं, समझो, यानी कि अगर हम देखेंगे भारत के निर्माण की प्रक्रिया, अगर मैं कहूं भारत के निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, तो यह भी अपने आप में एक रोचक विषय है। भारत के निर्माण की प्रक्रिया मैं बता दूं कैसे शुरू होगी, पढ़ेंगे डिटेल में। ऋग्वैदिक काल में जन थे, जन यानी ऋग्वैदिक काल में हम कबीलों के रूप में थे, उन कबीलों को जन कहते थे। जन से बने जनपद, उत्तर वैदिक काल में जन आपस में मिलके बन गए जनपद, और यही जनपद फिर आपस में मिले बन गए महाजनपद। क्या बन गए, महाजनपद। और इन महाजनपदों की संख्या 16 थी। क्या थी, 16 थी। और इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में ऐसे ऐसे राजा हुए कि सारे महाजनपदों को एक कर दिया, और मौर्य साम्राज्य तक आते आते अखंड भारत का निर्माण हो गया, है ना। यानी इसीलिए कहते हैं भारत का इतिहास बिहार यानी पटना से शुरू होता है, बिहार से शुरू होता है। बिहार में ऐसे ऐसे राजा आए कि आसपास के महाजनपदों को मिलाया, और मौर्य काल तक आते आते हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण कर दिया जिसे अखंड भारत कहते हैं। और उसके बाद अशोक महान आया जिसने साम्राज्य का और विस्तार कर दिया। तो भारत के निर्माण की प्रक्रिया को हमको समझने के लिए उत्तर ऋग्वैदिक काल से पूरा महाजनपद तक पहुंचना होगा, और उसके पहले हमें समझना होगा पाषाण काल। तो ये पूरा इतिहास एक घटनाओं का क्रम है, और हर घटना में तथ्य के साथ साथ अनुभव छिपे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अब हम आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर कब खत्म होगा मैं अभी ये नहीं बताऊंगा,
क्योंकि हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री चलता रहेगा, मैं साथ में और भी शुरू करूंगा, लेकिन हिस्ट्री खत्म करूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब चलिए, अब अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और बाकी जिस तरह से आपने मेरे मोटिवेशन को बनाए रखा, आपने मुझे ऊर्जा दी, हिम्मत दी पढ़ने के लिए, आगे भी आप इसे देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक बेहतर क्लास के साथ। जय सिया राम, जय हनुमान।